हम लोग बात करने वाले थे अपना राज्य, इस बात पर बात करनी है क्योंकि केंद्र के संबंध में सारी जो उसके 3 अंग हैं तीनों पूरे हो गए। अब राज्यों के संबंध में बात करनी है तो सबसे पहले राज्य आते कहां से हैं इस पर बात होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 1 से शुरू करना पड़ेगा। कहता भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारत राज्यों का संघ होगा इसका मतलब यह है कि भारत तभी तक है जब तक राज्य हैं। एक प्रश्न यहीं पर उठ जाता है कि क्या राज्य भारत से अलग हो सकते हैं, तो कहता भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ भारत नहीं है, विश्व वर्षा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि राज्य इकट्ठा हुए और फिर भारत का निर्माण हुआ। भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब भारत में राज्यों का विभाजन है। राज्यों के एकत्रीकरण से भारत का निर्माण हुआ हो ऐसी बात नहीं है। इसे भारत राज्यों का संघ है, मीनिंग भाई राज्य अनसेपरेबल यूनिट्स है। और ये बात जब आगे हम लोग देखना शुरू करेंगे भारत के संविधान को तो और स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। अक्सर आप लोगों से ये सुनते रहते हैं, बेवकूफ टाइप के लोग हैं वो इस प्रकार की बातें लगातार करते हैं कि जैसे यूएसएसआर जो पूर्व का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया है, उसके विभिन्न प्रांत अलग हो गए। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रूस। क्या इस ढंग से भारत के साथ कभी स्थिति संभव है? तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया था, वहां राज्य इकट्ठा हुए थे कुछ अपने सामान्य हितों को लेकर, और उन्होंने एक संघ और एक संगठन ये बनाया था। तो उन्हें अलग होने की अनुमति थी, लेकिन यहां स्थिति क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब भारत एक है, उसमें राज्य है, और भारत राज्यों का संघ है। तो भारत जब राज्यों का संघ है तो भारत ने अपनी सुविधा के लिए राज्यों का डिमार्केशन किया है। इसलिए जब प्रश्न उठा कि इसमें बेरोबारी यूनियन में कि क्या भारत की सरकार जो राज्य का कार्यपालिकी अंग है, जो राज्य के सारे कामों को करता है, क्योंकि राज्य अपने कामों को खुद नहीं कर सकता। राज्य एक एंटिटी है, एक ऐसी एंटिटी है जो अमूर्त है, जिसे सिर्फ समझा जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो भवन नहीं है जिसकी पहचान सुप्रीम कोर्ट के रूप में होती है। सुप्रीम कोर्ट वे न्यायाधीश भी नहीं है जो उस भवन में बैठकर न्याय निर्णयन करते हैं, क्योंकि अगर वे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ऊपर हो जाएंगे। जबकि एक बार वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जो कुछ डिसाइड करेंगे वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और उससे वे स्वयं आबद्ध होंगे। और वे न्यायाधीश जब अगर सुप्रीम कोर्ट होते तो जब चाहते, जहां चाहते, जो कुछ चाहते सो डिसाइड कर पाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें एक प्रक्रिया से ही डिसाइड करना पड़ेगा, और वही डिसाइड करना पड़ेगा जिसे डिसाइड करने की अनुमति उन्हें कानून देता है। आपसे चर्चा हुई थी कि ये ठीक है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते उन्हें अपने जुरिडिक्शन को तय करने का हक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें अपने में जुरिडिक्शन उत्पन्न करने का हक है। वे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन दशाओं में जबकि विवाद हो कि उन्हें क्षेत्राधिकार है या नहीं, और उन पर यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि अगर क्षेत्राधिकार नहीं होगा तो वे कह देंगे कि वी डोंट हैव द जुरिडिक्शन, और ऐसा उन्होंने कहा भी है। जब यह प्रश्न गया कि क्या आपातकाल इसे लागू करने के संबंध में जो राष्ट्रपति का समाधान है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू संभव है,
तो आपका भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस पर पहुंचेंगे तब इस मुकदमे की चर्चा होगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस समाधान का जुडिशियल रिव्यू करने का हक नहीं है। हालांकि अब वो बात पुरानी हो गई। अब एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि आपातकाल, इसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, कंप्लीट जुडिशियल रिव्यू नहीं लेकिन लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी की स्थिति दोबारा आई नहीं, इसलिए कुछ कंफर्म नहीं बोला जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वही करने का और कहने का हक है जो ऑलरेडी कानूनों ने उन्हें करने और कहने का हक दे रखा है। इसके अलावा उन्हें भी कोई हक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये न तो वो भवन है, न वो न्यायाधीश है, और न वे कर्मचारी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी कहलाते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट एक व्यवस्था है जो इन सबके एकत्रीकरण से बनती है। और सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे दिलों में है, जो हमारे मनों में है, जो कल्पना में है, और जो इन सबसे मिलकर बनता है। ऐसे इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। भारत में डिमार्केशन है राज्यों का, इसलिए भारत में से राज्य अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 1 भारत का संविधान यही डिक्लेयर करता है, इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। और यह प्रश्न उठा किसमें? बेरूबारी यूनियन में, क्योंकि बेरूबारी यूनियन के फैक्ट्स क्या है? कच्छ जो गुजरात का एक प्रदेश है और सीमावर्ती है, पाकिस्तान से वहां सीमा लगती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री विवाद, सीमा विवाद वहां चल रहा था। उस सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों ने एक ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना की। उस ट्रिब्यूनल ने यह बताया, यह आइडेंटिफाई किया, ये अमुक स्थान हिंदुस्तान का है और अमुक स्थान पाकिस्तान का है। अब सवाल यह था कि उसने जो कुछ डिसाइड किया, अगर उसने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला यह हिस्सा हिंदुस्तान उसका है और हिंदुस्तान के कब्जे वाला यह हिस्सा पाकिस्तान का है, तो सवाल यह, राज्य को अपने क्षेत्र की अदला बदली यह करनी है। और राज्य एक एंटिटी है, राज्य जो कुछ करेगा, राज्य तो एक व्यवस्था है, राज्य कहीं है थोड़ी। तो राज्य करे कैसे? और हमने आपसे बार बार कहा कि शब्द का अर्थ संदर्भों में समझा जाता है। यहां राज्य का अर्थ वो नहीं है जिसे आप उत्तर प्रदेश राज्य इस रूप में समझते हो। यहां राज्य का अर्थ वो नहीं है, यहां राज्य का अर्थ शासन से है। और शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहां राज्य का अर्थ इस चीज से, शब्द अपने में कोई अर्थ नहीं रखता है, वो जिस व्यवस्था और जिस संदर्भ में आएगा उसमें अर्थ ग्रहण करेगा। तो राज्य का जो कार्यकारी अंग है वो तो कार्यपालिका है। राज्य जो कुछ करेगा किससे करेगा? कार्यपालिका के माध्यम से। जैसे आप जो कुछ करोगे उसे करने के लिए भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, इसीलिए ठीक है आप हाथों का उपयोग करते हो। और जो चीजें हाथों के समान आपको काम करने का सामर्थ्य ये दे देती, उन्हीं को आप इंस्ट्रूमेंट या उपकरण इन नाम से जाते हो, वे उपकरण कहलाते हैं। तो राज्य तो कार्यपालिका के माध्यम से काम करेगा। अब सवाल यह था कि कार्यपालिका इन स्थानों की अदला बदली कैसे करे। तब आपको मालूम है 1962 में बेरूबारी यूनियन, ये रेफरेंस भेजा गया राष्ट्रपति को, ठीक है, क्योंकि पहला दिल्ली लॉज एक्ट उसमें गया और दूसरा आपका केरला एजुकेशन बिल और तीसरा आपका यही रेफरेंस था बेरूबारी यूनियन का।
कि क्या भारत का कोई हिस्सा किसी को दिया जा सकता है और भारत के किसी हिस्से को किसी को देने के लिए क्या कोई कानून बनाया जा सकता है? क्योंकि आखिर देंगे कैसे? क्योंकि सरकार कुछ भी करेगी तो कानून के मुताबिक, और किसी भी संधि को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी संधि की जो आवश्यकता है उसको करने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। 253 जो विधायी शक्ति है वो केंद्रीय विधायिका को है, लेकिन क्या केंद्रीय विधायिका इस ढंग की शक्ति बना सकती कि भारत इसी का कोई हिस्सा वो किसी को दे दे? क्योंकि वो किसके लिए कानून बना सकती? भारत के लिए, न कि भारत को खत्म करने के लिए। भाई आप हिस्सा कैसे दे देंगे? भारत के लिए कानून बन सकता है। तो सवाल यह है कि इस जो ये ट्रिब्यूनल का निर्णय है, जो आर्बिट्रेशन दोनों देशों के बीच हुआ, जो मध्यस्थता हुई, उसने जो कुछ कहा उसको लागू कैसे करें? और लागू ना करें तो स्थायी शांति हो नहीं रही, और स्थायी शांति ये आवश्यकता है। स्थायी शांति विकल्प नहीं है। लेकिन दो चीजें होती, विकल्प और आवश्यकता। विकल्पों पर विवाद संभव होता है, लेकिन आवश्यकता पर कोई विवाद संभव नहीं होता। आवश्यकता की आपूर्ति होनी चाहिए, और किसी भी कीमत पर। क्योंकि आवश्यकता अगर आपूर्ति न हुई तो आप बचेंगे नहीं। इसलिए आवश्यकता, इस पर वाद विवाद संभव नहीं है। इसे तो पूरा करना ही होगा, और शांति आवश्यकता है, शांति विकल्प नहीं है जिस पर किसी ढंग का वाद विवाद संभव हो। वो तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शांति प्रथम आवश्यकता है उस विकास की जिसे करने के लिए ईश्वर ने आपसे अपेक्षा की है। हमने आपसे कई बार कहा कि विकास दोनों तरफ है। बाह्य जगत में विकास ये भी है, और आंतरिक जगत में विकास ये भी है। आप अगर केवल बाह्य जगत में विकास करोगे तो स्वार्थी, लंपट, चोर ये बनोगे, क्योंकि तब आप सिर्फ भौतिक उन्नति इसके लिए प्रयत्न करोगे। और अगर आप सिर्फ आंतरिक विकास करोगे तो सांसारिक प्रगति से, ठीक है, आप जिसे कहें वंचित, ये रह जाओगे। इसलिए दोनों दिशाओं में विकास। इसलिए पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, व्यक्ति गुरु के यहां पढ़ने जाता था और वो उसे सांसारिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों दृष्टियों से संपन्न बनाता था। आज ये भूमिका बटी है। आज सांसारिक विकास टीचर के माध्यम से होता है और आध्यात्मिक विकास गुरु के माध्यम से होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। गुरु आध्यात्मिक जगत का टीचर है और टीचर बाह्य जगत का गुरु है, ऐसे मान सकते हैं। तो दोनों चीजें चाहिए। शांति विकल्प नहीं है, शांति आवश्यकता है, क्योंकि वो उस विकास को संभव बनाएगी जिस विकास को आपसे करने की अपेक्षा है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसीलिए शांति, इसके लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो फिर शांति के लिए युद्ध भी किया जाएगा। युद्ध अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, युद्ध अपनी जिद की आपूर्ति के लिए नहीं। युद्ध जब शांति के लिए होता है तो वो युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। उसी युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जाए वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं है। इसीलिए पांडवों के पक्ष को धर्म का पक्ष कहा और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ हुआ उसे धर्म युद्ध कहा, क्योंकि वो शांति की स्थापना के लिए हो रहा। क्योंकि आग्रह क्या है कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। आदमी 5 गांव मांग रहा है, सिर्फ शांति स्थापित हो जाए। और आपने किया क्या क्या है, जो कुछ मैक्सिमम गंदा आप कर सकते हो वो सब आपने किया है।
उसके बाद आदमी भूल जाने को तैयार है और आप तब भी नहीं मान रहे। तो इसीलिए इसको धर्म युद्ध का, तो शांति विकल्प नहीं है, शांति आवश्यकता है। और इसीलिए कहा जाता शांति किसी भी कीमत पर मिले वो सस्ती है। क्योंकि अगर आपके जीवन के लिए कोई लाइफ सेविंग ड्रग है तो वो किसी भी कीमत पर मिले, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, उसे कहते हैं वो लाकीमत है। तो वो किसी भी कीमत पर लाइफ सेविंग ड्रग मिले वो सस्ती है, वो महंगी नहीं है। तो शांति ये आवश्यकता है और इसे किसी भी कीमत पर स्थापित करना होगा। जिस भी कीमत पर इसे स्थापित किया जाएगा हमेशा वो सस्ती होगी। इसलिए अब क्या है कि शांति स्थापित करनी, तो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल होना चाहिए। बिना बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हुए काम नहीं चल सकता। बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मध्यस्थता इसको करवाया गया है और मध्यस्थता का जो निर्णय आया उसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कानून ये तो बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके बने कैसे काम चलेगा। लेकिन कानून भारत के लिए बन सकता है, भारत से अलग करने के लिए नहीं बन सकता। और क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि कार्यपालिका ये कार्यपालिकी अंग है, क्या हो सकता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या नहीं हो सकता ये बताना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट कब बताएगा, जब काम हो जाए। सामान्य नियम यही है। और इसी स्थिति को दूर करने के लिए, क्योंकि एक बार काम हो जाएगा तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, लेकिन वो कवायद हो तो सकेगी। लेकिन अगर उस कवायद को बचाया जा सके तो यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। हमेशा उपचार बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, प्रिवेंशन बुद्धिमत्तापूर्ण है। आपके पास आग से जलने पर उपचार की सुविधा है तो क्या जल जाया जाए? उपचार की सुविधा होने का अर्थ तो सिर्फ इतना ही है कि एक्सीडेंटली अगर जल जाएं तो उपचार हो सके, लेकिन उपचार के भरोसे जला ही जाए, ये जलने की चिंता छोड़ दी जाए, ये तो बात ठीक नहीं है। इसे तो मूर्खता कहा जाएगा, इसे बुद्धिमत्ता तो नहीं कहा जा सकता। और अगर व्यक्तिगत जीवन में बुद्धिमत्ता की जरूरत है तो राष्ट्र जीवन में भी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जुडिक्शन हिंदुस्तान के संविधान में शामिल किया गया। आपसे जब एडवाइजरी जुडिक्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया का अकेला देश भारत है जहां एडवाइजरी जुडिक्शन इतने विस्तृत स्वरूप में और किस पर, सभी विषयों पर, विधि या तथ्य के सभी विषयों पर देने की अधिकारिता और लेने की अधिकारिता क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को प्राप्त है। अन्यथा ऑस्ट्रेलिया में केवल अटॉर्नी जनरल कानून बनने के बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के संबंध में केवल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसके प्रश्न पर रेफरेंस देने के लिए वाद दायर कर सकते हैं। और कनाडा में भी केवल लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और अमेरिका में तो यह सुविधा है ही नहीं। वहां तो केस एंड कंट्रोवर्सी, इसी पर डिसाइड करने का हक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को है। और केस और कंट्रोवर्सी जब तक उत्पन्न न हो तब तक सुप्रीम कोर्ट को कोई जुडिक्शन मिलता नहीं। जबकि हमारे यहां विधि या तथ्य का कोई प्रश्न जो पैदा हो गया है या जो पैदा होने वाला है, जो लाइकली टू अराइज है, तब भी सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा रेफरेंस भेजने की और उनका मत प्राप्त करने का हक दिया गया है 143 सेक्शन 1 में। यद्यपि वहां वे मना भी कर सकते हैं मत देने से, लेकिन अगर कोई कारण नहीं है मना करने का तो वे मना नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास ये व्यक्त किया जा सकता है। और यही बेरुवारी यूनियन में इसी टेक्निक का उपयोग किया गया। राष्ट्रपति ने रेफरेंस भेजा कि क्या ऐसा कोई कानून
इनेक्ट कर सकती है केंद्रीय विधायिका, जो भारत के किसी हिस्से को किसी को देने की बात करता हो, क्योंकि कोई भी संधि भारत सरकार करे, भारत सरकार संधि करेगी तो भारत संधि करेगा। हम लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है, सरकार रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, यानी जो स्टेट ऑफ इंडिया है, भारत है, उसको रिप्रेजेंट करती है। लोग ऐसे मान लेते हैं मानो सरकार भारत के हितों के खिलाफ जाकर कुछ करेगी। क्यों करेगी? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। तो क्या भारत को रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है कि भारत का कोई हिस्सा किसी को दे दे? ये किया जा सकता है। इस विषय पर रेफरेंस गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कहीं कोई संधि हो वो भारत ने की है तो ये माना नहीं जा सकता कि भारत अपने ही खिलाफ संधि करेगा। सामान्य क्रम में आदमी के बारे में भी ये नहीं माना जा सकता। यद्यपि आदमी आत्महत्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, लेकिन सुसाइड करने वाले आदमी को स्वस्थ आदमी नहीं, मानसिक तौर पर बीमार आदमी यह माना जाता है। एक हेल्दी मनुष्य अपने ही हित के खिलाफ कार्य न तो करता है न करने को अपेक्षित है। तो इसलिए भारत का कोई हिस्सा किसी को नहीं दिया जा सकता। हां, यह ठीक है कि जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट यानी शांति की आवश्यकता है, तो शांति को स्थापित करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सब करने का हक सरकार को अपनी कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत प्राप्त है। जैसे आपके हाथ हैं किसी काम को करने के लिए जो कुछ जरूरी है उस मात्रा में आपके शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करने को अनुमित है। हाथ की शक्ति का इस्तेमाल करते तो शरीर की शक्ति का है। टोटल आपके हाथ है तो शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करने को जिस तरह हाथ अलाउड है, उसी तरह सरकार भी शांति को स्थापित करने के लिए देश की शक्ति का इस्तेमाल करने को अधिकृत है। और सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत, क्योंकि वो भारत से कुछ दे नहीं रही, भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान का जो हिस्सा हमारे कब्जे में है, उसकी सिर्फ अदला बदली हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए यह तो किया जा सकता है और इसके लिए किसी कानून की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तो कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करके शांति की स्थापना हेतु तो काम किया जा रहा है। शेष इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए कानून बनाने की जरूरत हो। लेकिन अगर कानून बनाकर भी भारत का कोई हिस्सा कोई किसी को देना चाहेगा तो इसके लिए कोई अधिकृत नहीं है। इसीलिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, कब्जे में पाकिस्तान के है, लेकिन हमने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ऐसा कोई कानून पास नहीं किया। और अभी तो गृह मंत्री ने कहा भी कि चाहे जितने बरस लग जाए हम उसे लेकर रहेंगे। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सीटें अलॉट हैं और उन सीटों पर कोई निर्वाचन नहीं है क्योंकि वो हिस्सा उनके पास है। लेकिन हम ये संकल्प लगातार व्यक्त कर रहे हैं कि वो हिस्सा हमारा है, हम लेकर रहेंगे। तो भारत का कोई हिस्सा कोई किसी को नहीं दे सकता। किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो हमने दिया है ये तो नहीं कह सकते, दिया नहीं जा सकता। किसमें डिसाइड हुआ? बेरूबारी यूनियन। और बेरूबारी यूनियन की लाइट में अगर हम देखें तो इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट शब्द अपने में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत को राज्यों का संघ माना जाएगा, भारत में राज्य होंगे, राज्यों से भारत का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि जब स्वतंत्रता हमने प्राप्त की 4 प्रकार के राज्य हैं, ये भारत की भूमि पर मौजूद थे। एक वे राज्य है जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन है,
और उन्हीं, आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट देखिए, आपको यूपी से मिलेंगे, आपको बिहार से मिलेंगे, आपको बंगाल से मिलेंगे, और उस समय बिहार, उड़ीसा जो आज राज्य हैं, ये सब बंगाल के हिस्से थे। तो आपको यूपी से मिलेगा, बिहार से मिलेगा, उड़ीसा से मिलेगा, बंगाल से मिलेगा, पंजाब से मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको राजस्थान में स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे, आपको केरल में नहीं मिलेंगे, आपको कर्नाटक में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इससे विपरीत है कि अगर मिलेंगे तो अपवादिक, एक्सेप्शनली, क्योंकि है क्या कि भारत का कुछ हिस्सा सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, और जहां वो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, वहां अब तो एजुकेशन लेवल तब भी बढ़ा हुआ है, फिर भी आप शासन की धूर्तताएं और शासन किस ढंग से आपको बेवकूफ बनाता है ये नहीं जान पाते। जबकि आप सो कॉल्ड पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, उस समय तो शिक्षा भी इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो कुछ हिस्सा ऐसा था जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। प्रिंसली स्टेट, वहां क्या था कि नाम मात्र का शासन भारतीय राजा के ही हाथ में था, जिसे देशी रियासतें कहा गया था, रजवाड़े कहा गया था। वहां नाम मात्र का शासन, मतलब जनता को तो यह लग रहा कि हमारे ही महाराजा शासन कर रहा है, जबकि इनफैक्ट शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में है, क्योंकि वे जो निर्देश दे रहे हैं फॉलो अप उसी का हो रहा है। और कुछ राज्य ऐसे थे जो सीधे भारतीय शासन के अधीन, वो सॉरी सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। दो और तीसरे हिस्से वे थे जिन्हें पार्ट सी स्टेट कहा जाता है। आता ना दलाई लॉजिक में पार्ट सी स्टेट। कुछ हिस्से ऐसे थे जो अंग्रेजों ने कि इससे खरीद लिया, उससे खरीद लिया, यानी जो डायरेक्ट उनके पास आया खरीद कर या किसी अन्य ढंग से, और उस पर उन्होंने क्या किया, अपना व्यक्ति प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया, जिसे आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश ये कहा गया। चीफ कमिश्नर ये होते थे वहां। ये पार्ट सी स्टेट थे। और चौथे पार्ट डी स्टेट थे, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके शासन के अधीन थे वो, और वो शायद दादर नागर हवेली, या गोवा तो बाद में आया शायद, क्योंकि गोवा तो पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। दादर नगर हवेली है शायद, वो पार्ट डी स्टेट था, एक ही था। जब स्वतंत्रता मिली तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश शासन के सीधे अधीन थे वो तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अंग्रेजों से ही स्वतंत्रता मिली ना। और जो देशी रियासतें थी उनका विलय हो गया, विलय। और विलय शब्द अपने में उस तथ्य स्थिति को डिनोट करता है जहां उसका, जिसका विलय होता है, स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया वो फिर रिवाइव नहीं होता, वो फिर जिंदा नहीं होता। तो देशी रियासतों का विलय हो गया। जब विलय हो गया तो राज्य बचे ही नहीं, भारत बचा, केवल भारत बचा और कोई नहीं बचा, ठीक है ना। और जो पार्ट सी स्टेट थे वे सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और जो पार्ट डी स्टेट था वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, भारत, भारत बचा, राज्य नहीं बचे। अब भारत को हमने राज्यों में विभाजित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, बहुत बड़ा भारत हो गया, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से और अपनी जो विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति के लिए छोटी यूनिट चाहिए। एक सरकार केंद्र में बैठकर पूरे देश की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख सकती, प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं बना सकती। इसके लिए हमने राज्यों में बांटा, तो भारत राज्यों का संघ होगा। भारत से अलग किसी का कोई अस्तित्व नहीं, न कभी कोई भारत से अलग होने के विषय पर सोच सकता है और न अलग हो सकता है।
भारत की समझ शक्ति इकट्ठी है और वो पूरे देश में एक साथ काम आएगी। इसीलिए जब हम लोग पहुंचेंगे अनुच्छेद 355 पर तो देखेंगे वहां कहेगा केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र की, कि प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और प्रत्येक राज्य में व्यवस्था ये बनी रहे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। और कई बार सेंट्रल फोर्सेस वो भेजते हैं। अगर राज्य में अव्यवस्था हो रही है तो नॉर्मली इस रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि संघात्मक संविधान है कि वहां की राज्य की सरकार आवेदन करे और तब सेंट्रल फोर्सेस भेजते हैं। लेकिन इसके लिए आबद्ध नहीं है वो कि जब तक आवेदन नहीं जाएगा तब तक नहीं भेजेंगे, भेज किसी भी क्षण सकते हैं। नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा न करने के लिए वे आबद्ध हैं, ऐसी दशा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ होगा। और ये इससे भी स्पष्ट है कि जो अनुच्छेद 2 है वो कुछ अधिकार राज्यों के संबंध में केंद्र को दे रहा है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना ये कर सकेगी। और आपका अनुच्छेद 1 देखेंगे तो क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया ये हमारा नाम नहीं है। भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत को समझाने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ। इंडिया ये नाम नहीं है, ठीक है। और जब इंडिया नाम नहीं है तो मूल नाम यही लिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया ये है। तो जब हमें पुकारना चाहिए तो हमें किस नाम से पुकारना चाहिए? हमें तो भारत नाम से पुकारना चाहिए। हम इंडिया क्यों कहें? जिन्हें समझना है भारत को वो इंडिया शब्द से समझें। हम तो खुद को अभिव्यक्त प्रथमता भारत नाम से ही करेंगे। तो कहता भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और राज्य ये विलय कर चुके हैं, ठीक है। वो पुराने राज्य सारे विलय कर चुके हैं, उनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं बचा। फिर उनके विलय करने के बाद जो कुछ बचा वो भारत है। वो तो बात ही खत्म हो गई। वो तो जो अलग हो सकते थे, जिनके बारे में अलग होने की संकल्पना है, वो तो है ही नहीं, उनका तो विलय हो चुका है। और जिसका विलय हो गया वो जिसमें विलय हुआ है उसका तो अस्तित्व होगा, लेकिन स्वयं विलय होने वाले का कोई अस्तित्व बचता ही नहीं। जब कोई अस्तित्व बचा ही नहीं तो अलग कौन होगा? अब तो भारत बचा। भारत में हमने व्यवस्था अपनाई संघात्मक शासन की, तो हमने उसे राज्यों में विभाजित कर दिया। तो ये विभाजन सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से है, यानी सुविधा पूर्वक देश को शासित किया जा सके, इसके लिए है। इससे अलग होने की सुविधा किसी को नहीं है। तो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे, यानी राज्यों को स्वयं अपने को परिभाषित करने का कोई हक नहीं है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और पहली अनुसूची किसकी? भारत के संविधान की, यानी भारत तय कर रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो रीजनिंग है वो इसकी ओर सजेस्ट कर रही है कि किसी को अलग होने की सुविधा ये नहीं है। और भारत तय करेगा
कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे? वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसके बाद कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? तो कहता राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो भारत में शामिल है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र है, जो पहले चीफ कमिश्नर्स इनसे प्रशासित थे और जिन्हें पहले पार्टसी स्टेट कहा जाता था, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, जो अर्जन करे। भारत की सरकार अगर किसी विदेशी राज्य क्षेत्र का अर्जन करते हैं तो जो अर्जन होगा वो भारत में शामिल हो जाएगा, और जो भारत में एक बार शामिल हो गया बात खत्म हो गई, अब अलग होने को कुछ नहीं बचा। क्योंकि हमने स्वतंत्रता पाई कब? 26 जनवरी 1950 को, और गोवा में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ कब? 67 के आसपास। वहां पुर्तगालियों का शासन था, क्योंकि यहां तो पुर्तगाली जाने कौन कौन शासन कर रहा था, कोई डच शासन के अधीन था, कोई पुर्तगाली शासन के अधीन था। उस सारे को हमने धीमे धीमे हासिल किया है, और वो सारा का सारा भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया, बात खत्म हो गई। और भविष्य में भी संघ के जो अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएंगे वो सब भारत में शामिल मान लिए जाएंगे। जब शामिल होगा तो बात ही खत्म है। शामिल होने के बाद कोई अस्तित्व तो किसी का बचता ही नहीं। तो भारत ये होगा, ठीक है, और भारत में राज्य क्षेत्र होंगे, ठीक है। अब भारत आ गया, भारत में ये हो सकता है, इसकी अनुमति अनुच्छेद 1 ने दे दी, ये हो सकता है। लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र से नए राज्यों का निर्माण या राज्यों का निर्माण, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 1 अस्तित्व में आया, तो उस डेट पर प्रथम अनुसूची के राज्य ये तय तो करने पड़ेंगे भाई, प्रथम अनुसूची के राज्य बताने पड़ेंगे कि ये हैं। तो किसने बताए? तो कहता है कि वो तो संविधान सभा ने ही तय कर दिया कि साहब ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन एक स्थिति थी कि लगातार मांग चल रही थी उसी समय कि हमें इस राज्य में शामिल करो या मेरे लिए नया राज्य बनाओ, इस ढंग की मांगे चल रही थी। क्योंकि एक जैसी भाषा और संस्कृति के लोग ये मांग करते हैं कि उन्हें एक राज्य के रूप में मान्यता दी जाए, तो ये सारी मांगे चल रही थी। लेकिन दुनिया की व्यवस्था ये नहीं अपनाई गई, और यह भी तय था कि मांग चल रही थी, तो ये अनुभव में था कि आगे नए राज्य बनाने पड़ सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन ये करना पड़ सकता है। क्योंकि एक मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। हिंदी भाषी क्षेत्र उन्हें, ठीक है, एक राज्य के रूप में, तेलुगु भाषियों को एक राज्य के रूप में, कन्नड़ भाषियों को एक राज्य के रूप में, बंगाली भाषियों को, इस ढंग से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, यह मांग चल रही थी। संविधान सभा ने उस समय जिन राज्यों को शुरुआती दौर में मान्यता देना उचित समझा वो तो दे दी गई, लेकिन ये तो तय था कि आगे भी राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ सकता है, और जब करना पड़ेगा तो कोई सिस्टम, कोई प्रोसीजर ये तो बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा नए राज्यों का पुनर्गठन होगा कैसे। तो सिस्टम बनाया जाए, इस पर तो सहमति थी। लेकिन कौन सा सिस्टम जो दुनिया में चल रहा है उस सिस्टम को अडॉप्ट करें? तो अमेरिका में स्थिति क्या है? अमेरिका में अगर नया राज्य बनाना है तो बनाएगा तो केंद्रीय, यानी इस मामले में हमारे यहां और वहां व्यवस्था एक जैसी है, लेकिन भिन्नता इस बात में है कि अमेरिका में अगर एक राज्य की स्थापना करनी है तब तो कोई बात नहीं, केंद्रीय विधायिका करेगी, लेकिन नए राज्य की स्थापना के क्षेत्र आप कहां से लाएंगे? या तो जीते या तो अर्जित करें, और ये वर्तमान जो राज्य हैं उन्हीं राज्यों में से ही तो क्षेत्र लेकर कोई नया राज्य बनाएंगे आप। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना,
तो आप लेंगे तो उसी में से। तो अमेरिका में व्यवस्था यह है कि नया राज्य, नया क्षेत्र अर्जित करके बना दिया जाए, तो बात अलग है। जैसे अभी ट्रंप के पास जस्टिन ट्रूडो, वो कनाडा के प्रधानमंत्री गए थे कि अमेरिका टैरिफ कम कर दे। टैरिफ कम कर दे यानी अगर कनाडा से कोई माल आ रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम लगाए, ताकि वो महंगा ना हो, क्योंकि अगर हैवी ड्यूटी लगा दी तो महंगा हो जाएगा। तो अमेरिका का जो घरेलू उत्पाद होगा वो सस्ता होगा, तो लोग अमेरिका का खरीदेंगे, कनाडा का खरीदेंगे नहीं। जब कनाडा का खरीदेंगे नहीं तो माल बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो फिर इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने ट्रंप से कहा था कि आप टैरिफ कम कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि तुम अमेरिका का 51वां राज्य बन जाओ, टैरिफ अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका के भीतर जो राज्य हैं वहां टैरिफ उतना नहीं है, बाहर से जो आएगा, इंपोर्ट होकर जो आएगा, तो आप 51वां राज्य बन जाइए। ठीक है, तो अगर वो बन जाए तो नया स्टेट बनेगा, लेकिन वो नए राज्य क्षेत्र से बनेगा जो कि उनके द्वारा अर्जित किया जाएगा। अगर वर्तमान जो अमेरिका के राज्य हैं इनमें कोई नया बनाए तो किसी न किसी स्टेट का क्षेत्र लेना ही पड़ेगा। तो अगर नया राज्य वहां बनता है तो क्या है कि केंद्र ही बनाएगा, ये सही है, लेकिन संबंधित राज्य की अनुमति, संबंधित राज्य की लेजिस्लेचर की अनुमति ये लेनी पड़ेगी। और उसका दुष्परिणाम उस समय सामने था, जिस समय हमारी व्यवस्था बन रही थी कि संबंधित राज्य कोई जरूरी नहीं अनुमति दें, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, एक ही तरीका बचता है और तो कोई बचता नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इतना आसान प्रोसेस होता नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए संबंधित राज्य गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए एक व्यवस्था अपनाई गई हमारे यहां। जब अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां इनोवेशन है कि संसद ये नए राज्य का गठन करेगी अनुच्छेद 2 के मुताबिक, क्योंकि कह रही है कि अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद को हक है, संसद कर सकेगी, लेकिन प्रक्रिया कहां दी? अनुच्छेद 3। और देखिए एक चीज और समझ लें, यहीं पर फ्री में सवाल बनता है कि केंद्र शासित देश की स्थापना ये कैसे होगी? तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नहीं होगी। यहां कहता है संसद नए राज्य का गठन कर सकती है अगर केंद्र शासित प्रदेश, जैसा उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर को बना दिया, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग कर दिया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश अगर बनाना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐसा हो सकता है, सामान्य विधेयक से नहीं। संसद विधि बनाकर नहीं कर सकती, संसद विधि बनाकर नहीं कर सकती। विधि बनाकर ऐसा करना और संविधान संशोधन के द्वारा वैसा करना दोनों बातें अलग अलग है, क्योंकि संविधान का संशोधन संविधायी शक्ति में होता है और विधि विधायी शक्ति में बनती है। उनकी दो ताकतें हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है और एक उनकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। और राज्य के निर्माण की जो उनकी ताकत है वो 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों में या अवशिष्ट विषयों में शामिल नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्हें जो विधायी शक्ति प्राप्त हो रही वो कहां? अनुच्छेद 2 से प्राप्त हो रही है नए राज्यों के निर्माण के संबंध में, क्योंकि यहां कह रहा संसद विधि बनाकर, ये शब्द उपयोग किया। तो इससे बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 7वीं अनुसूची की संघ सूची या समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषयों के द्वारा उन्हें यह शक्ति प्राप्त होती, ऐसा नहीं है। और इसमें भी एक बुद्धिमत्ता छिपी है, वो उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो संसद विधि बनाकर, वहां जैसी व्यवस्था यहां भी वैसी व्यवस्था, केंद्रीय विधायिका ही या केंद्र ही क्या करेगा? नए राज्य का निर्माण। लेकिन अनुच्छेद 3 कहेगा इसके लिए राष्ट्रपति सिर्फ एक क्या करेंगे? संसद में विधेयक प्रस्तावित करवाएंगे
और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही प्रस्तुत होगा। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी कोई न्यायालय जांच कर ही नहीं सकता। अनुच्छेद 74 पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, अनुच्छेद 77 पढ़ा था, उसमें कहा था कि राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच जो कुछ चल रहा है, ठीक है, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या राष्ट्रपति को जो काम करने हैं ऐसा इस संविधान द्वारा घोषित है उन्हें राष्ट्रपति ने ही करवाया है, इस प्रश्न की जांच कोई न्यायालय नहीं करेगा। अनुच्छेद 77 जो कार्य व्यवहार के नियम हैं उनमें राष्ट्रपति अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि गृह मंत्री के रूप में, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के प्रयोजन से हमेशा पार्लियामेंट में मौजूद है, तो वो गृह मंत्री के द्वारा ये प्रस्ताव रखवाते हैं नए राज्यों के निर्माण के। हमेशा जम्मू कश्मीर के मामले में भी अमित शाह ने प्रस्ताव रखे थे, ठीक है। तो संसद में जो विधि आएगी नए राज्य के निर्माण के लिए वो किसी राष्ट्रपति के अनुमोदन से आएगी, और अनुमोदन से आई है ये माना जाएगा अगर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रस्तावित कर दी तो माना ही जाएगा कि उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि अगर नहीं करवाया तो बर्खास्त कर दें, जो करना चाहे करें, तो उन्होंने करवाया ऐसा माना जाएगा। और क्या होगा, अब यहां हम डिफर हो रहे हैं अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में संबंधित राज्य की सहमति चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में तो संबंधित राज्य और वहां की जनता का वोट ये भी चाहिए, जो बड़ा मुश्किल है। नए राज्य का निर्माण फिर वहां भले ही हो जाते हों, हमारे यहां तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हम बहुत परले दर्जे के नीच हैं, ठीक है, हम परले दर्जे के नीच हैं। और परले दर्जे के नीच होने का कारण जो हमने आपको बताया था, एक बार चर्चा की थी कि हमने बहुत उच्च स्तरीय चिंतन किया है, ठीक है। आदमियत के बारे में जैसी नजर, जैसा दृष्टि और जैसी नजरिया और जैसी नजर हमारी है दुनिया के किसी हिस्से में किसी की नहीं है। और इसीलिए हमारे यहां दुनिया में हर जगह दो तलों पर जीने वाले लोग हैं, एक ऊंचाई का तल है और एक सामान्य तल है। तो हमारे यहां ऊंचाई के तल पर जीने वाले लोग बहुतायत में हुए हैं, बहुतायत में, जिन्होंने बार बार ये कहा है कि सबे भूमि गोपाल की सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो उस तल पर जीने वाले लोग थे, लेकिन उनकी सोच को अपने निहित स्वार्थों के लिए तर्क के रूप में हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जो हमने प्रयोग किया उन स्वार्थ, अपने स्वार्थों की आपूर्ति के लिए उन तर्कों का, तो हम पाखंडी, हिपोक्रेट, झूठे, कमीने, नीच हो गए। और इसीलिए वो जो उन सिद्धांतों को कभी नहीं जाने हैं वो हमसे ज्यादा नैतिक और ईमानदार दिखाई देते हैं, और हमारे पास आदमियत की यात्रा या बहुत अच्छे सिद्धांत होने के बाद भी हम निहायत पाखंडी और झूठे दिखाई देते हैं। उसका कारण ही सिर्फ इतना है। तो वहां नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुमति भले ही मिल जाए, हमारे यहां बड़ा मुश्किल है। और इस कठिनाई को पहचाना है संविधान के निर्माताओं ने। हमारे यहां अनुच्छेद 3 में व्यवस्था क्या रखी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव इस संसद में आएगा। किंतु, और यह भी ठीक है कि संबंधित राज्य की विधानसभा जिससे हम क्षेत्र लेने वाले हैं, उस विधानसभा की जो व्यूज हैं, उसके जो विचार हैं, ये प्रस्ताव संसद में आएगा और फिर वो भेज दिया जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा को, और फिर उनके व्यूज उस पर आएंगे। लेकिन वो जो विचार दें, संसद उससे सहमत होना चाहे तो हो जाए, और असहमत रहना चाहे तो एक भी स्वीकार न करे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, व्यूज जानेंगे, क्योंकि होगा क्या, संसद ने अगर मान लीजिए एक क्षेत्र निकालना चाहा और सारी इंडस्ट्री उस राज्य की उसी क्षेत्र में है, लेकिन उस इंडस्ट्री में जो कच्चा माल चाहिए,
ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री मशीनों से तो नहीं चलेगी, मशीनों के लिए कच्चा माल भी चाहिए, और कच्चा माल का सारा क्षेत्र वो निकाले दे रहे हैं। तो इस स्टेट की आर्थिक दशा बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। और हम राज्यों का गठन कर काहे के लिए रहे? देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी चले, इसके लिए कर रहे हैं ना। और इससे तो बीमारू राज्य हो जाएगा वो, ठीक है ना, इससे तो बीमारू राज्य हो जाएगा। यद्यपि नो डाउट कच्चा माल का जो क्षेत्र है वो भी भारत में ही रहेगा, लेकिन वहां की राज्य की सरकार, उन्हें भी तो राज्य सूची के विषयों पर विधायन का हक है, वो इतने टैक्सेस लगा देंगे कि वहां से कच्चा माल आना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए व्यूज जानने के संबंध में व्यवस्था की गई कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ होने वाली है तो पता लग जाए संसद को, और संसद, ठीक है, परिणामिक संशोधन कर सके, क्योंकि अनुच्छेद 2 उसे ताकत दे रहा कि ऐसी शर्तों पर जैसी वह उचित समझे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो वो अनुचित शर्तों को क्यों ला देंगे? उचित जो शर्तें होंगी वही लगाएंगे। तो अगर विधानसभा की जो कार्यवाही या उनका जो विचार है वो उचित है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेंगे, और नहीं होगा तो रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, मानिए संसद ने जो मूल प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तुत किया था और जिसे विचार के लिए उन्होंने राज्य के पास भेजा था उसमें ही संशोधन हो जाए, तो क्या दोबारा विचार के लिए भेजना है? दोबारा नहीं भेजना है, एक ही बार भेजना है, ठीक है। तो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जो पद्धति नए राज्यों के निर्माण की अपनाई गई उससे भिन्न पद्धति हमने अपनाई है, लेकिन संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। आप देखें क्या कहता है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी क्षेत्र ये बदल सकती है, जितना आज है उसमें कम, ठीक है, कमी या बढ़ोतरी दोनों कर सकती है। बढ़ोतरी सामान्य क्रम में नहीं करते क्योंकि राज्य बांटी हम इसलिए रहे कि छोटा रहे क्षेत्र, ठीक है ना। तो आपका कहता है संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति दे रहा है कि वह ऐसी शर्तों पर जैसी वह उचित समझे विधि बनाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और अनुच्छेद 3 प्रक्रिया बता रहा है, ठीक है, नए राज्य के निर्माण का, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये उन्होंने अनुच्छेद 2 की जो अनुपूरक शक्ति है, ठीक है, जो अनुच्छेद 2 को प्रभावी बनाने के लिए होना ही चाहिए, वो 3 में व्यवस्था की। और फिर आगे 3 प्रक्रिया की बात करता है, कहता परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, यानी जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के अनुमोदन से आया है संसद में, वो संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजा जाएगा, लेकिन उसी दशा में जब प्रस्ताव का प्रभाव यह हो कि संबंधित राज्य का या तो नाम बदल रहा है या उसके क्षेत्र में घटोत्तरी हो रही है, तो उनके विचार के लिए भेजा जाएगा और उस अवधि को भी तय किया जाएगा जिसके भीतर उन्हें अपने विचार देने हैं। और अगर संबंधित राज्य की विधानसभा उस निश्चित की गई अवधि के भीतर अपने विचारों से संसद को अवगत नहीं कराएगी तो फिर कोई बात नहीं, संसद जो चाहेगी करेगी, ठीक है, उनके विचार की कोई जरूरत नहीं। और अगर उन्होंने दे भी दिए तो भी उन्हें स्वीकार करने की ही कोई बाध्यता संसद की नहीं है। संसद विचार प्राप्त करने के उपरांत अगर मूल विधेयक में ही संशोधन ले आती है तो भी उन्हें दोबारा विचार जानने के लिए उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं उस
अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए। अगर मानो उन्होंने काम नहीं विचार कर पाए, थोड़ी और अवधि दे दीजिए और इन्होंने अलाउड कर दिया तो बात अलग है, अन्यथा नहीं। अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया जाता, यानी संबंधित राज्य को जब तक नहीं भेज दिया जाता, यानी व्यूज जाने जरूर जाएंगे लेकिन उन्हें मानने की कोई बाध्यता संसद की नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी विधेयक के पुनः स्थापन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 3 में दी गई है। स्पष्टीकरण क्या कहता है? इस अनुच्छेद के खंड का से खंड वा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र है उसे किसी राज्य में मिलाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया से विधि बनाकर संसद ऐसा कर सकती है, किंतु किसी राज्य को अगर संघ राज्य क्षेत्र में बदलना है तो इस प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने स्पष्टीकरण में कह दिया कि इस अनुच्छेद के खंड का से खंड वा तक राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना। इसका तो संघ राज्य क्षेत्र को मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। यानी अगर बनाना चाहें नया, ठीक है, परंतु में तो बनाने की बात है ना कि नया राज्य बनाना चाहें, परंतु में बनाने की बात है, तो परंतु में जो राज्य शब्द लिखा गया है उसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब संघ राज्य क्षेत्र बना नहीं सकते। इस प्रक्रिया से जो वर्तमान में है उन्हें किसी राज्य में शामिल कर सकते हैं। बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए जम्मू कश्मीर को तोड़कर जब संघ राज्य क्षेत्र बनाया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे, ठीक है ना, सामान्य विधि नहीं लाए थे, संविधान का संशोधन ये लाए थे, ठीक है ना। अच्छा, तो स्पष्टीकरण 2 कहता है खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण, अंग्रेजी में पढ़ा है, कहता द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory, ठीक है। तो वो तो है ही है, संघ राज्य क्षेत्र बना नहीं सकते राज्य से, 2 संघ राज्य क्षेत्रों को मिला दे किसी राज्य में, ये स्पष्टीकरण में तो आ ही गया, ठीक है। 2 संघ राज्य क्षेत्रों को एक संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में मिला दें, ठीक है ना, ये सब कर किया जा सकता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी का गठन वो यहां नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपका अनुच्छेद 3 प्रक्रिया बता रहा और संसद उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो वह उचित समझे, ये शब्द लिखे, तो जो वह उचित समझे, क्या इसका अर्थ यह है कि संसद अगर नया राज्य बनाती है तो क्या वो ये कह सकती है कि नए राज्य में जो शासन व्यवस्था होगी वो अमुक व्यक्ति की होगी? क्या ये कह सकती है? क्योंकि ये लिखा है ना, उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। क्या वो ये कह सकते हैं कि फला स्टेट मुसलमानों द्वारा शासित होगा, फला स्टेट हिंदुओं द्वारा शासित होगा, फला स्टेट, ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि लिखा तो ये कि विधि बनाकर उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो लगाना वो ठीक समझे। आगे आप पहले 4 भी पढ़ लें, ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो इस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी हैं जिसके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। और सबसेक्शन 2 उन्होंने क्या कह दिया, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि,
अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यह भी कह दिया, इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये तो इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि संसद जब नए राज्य का गठन करेगी तो नए राज्य के संबंध में सभी अनुपूरक, सप्लीमेंटल, परिणामिक यानी कॉन्सिक्वेंटल और आनुषंगिक यानी एंसिलरी उपबंध कर सकेगी उसी विधि में। यानी जब संसद ने नया राज्य बनाया तो नए राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? नया राज्य बनाया तो इस राज्य का गठन ये परिणामिक आवश्यकता उत्पन्न करता है कि वहां के लिए विधानसभा होगी और वो विधानसभा कितने मेंबर से मिलकर बनेगी। ठीक है, ये भी तो बताना पड़ेगा। हालांकि अनुच्छेद 170 या 168 हो, 69 हो, 170 हो, वो ये बता रही है, कल देख लेंगे एग्जैक्ट अनुच्छेद कौन सा है कि किसी भी राज्य की जो मिनिमम विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 60 और मैक्सिमम 500 हो सकती है, जैसा संसद उचित समझे। तो संसद को ये परिणामिक उपबंध करना पड़ेगा, हाई कोर्ट का गठन करना पड़ेगा, वहां की लेजिस्लेचर का गठन करना पड़ेगा। ये परिणामिक उपबंध है, ठीक है ना। अच्छा, आनुषंगिक उपबंध, उस राज्य पर केंद्र का कुछ बकाया हो सकता है, ठीक है, उस राज्य का केंद्र पर कुछ बकाया हो सकता है। तो जो नया आ रहा है राज्य, उसी राज्य से अलग होकर, तो उसका कुछ हिस्सा तो उस सब में है, तो उसके दायित्वों और अधिकारों का आनुषंगिक उपबंध ये भी संसद को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे अनुपूरक, परिणामिक और आनुषंगिक उपबंध भी संसद को उस विधि में बनाने पड़ेंगे जो नए राज्य के गठन के कारण जरूरी हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब संसद ऐसा करेगी तो कई बार उसे राज्य सूची के विषयों पर भी विधायन करना पड़ जाएगा। और अगर संविधान संशोधन इसे मान लें जो राज्य की शक्तियों में परिवर्तन ला रहा है, तो फिर आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। फिर तो 368 कहता है कि जो संघ के संघात्मक चरित्र से संबंधित उपबंध है, अनुच्छेद वो जो 7वीं अनुसूची है वो तो देश के फेडरल कैरेक्टर से संबंधित अनुसूची है, उसी के कारण तो भारत के संविधान का चरित्र संघात्मक है। अब अगर संसद सीधे सीधे किसी राज्य को समाप्त ही कर रही है, ठीक है ना, या उसके क्षेत्र को निकाल रही है, तो संघात्मक चरित्र में संशोधन करने वाला, ठीक है, ये संशोधन है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और यह भी कहा कि अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करें क्योंकि उसमें राज्यों के नाम लिखे हैं। अनुसूची 4 में भी परिवर्तन कर सकेगी इसी विधि के माध्यम से, इसी विधि के माध्यम से। अनुसूची 4 में क्या लिखा है कि कोई राज्य लोकसभा में कितने सदस्य भेज सकेगा, राज्यसभा में कितने सदस्य भेज सकेगा। तो नए राज्य के बारे में ये लिखना पड़ेगा कितने भेजेगा, और पुराने राज्य से कम होगा, ठीक है। तो परिणामिक उपबंध यहां भी करने पड़ेंगे। अब अगर ये संविधान संशोधन है, ठीक है, ये मान लिया जाए तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया फिर आ जाएगी। और अनुच्छेद 368 ये अपेक्षा करेगा कि देश के संघात्मक चरित्र में परिवर्तन करने वाला संशोधन कहां जाना चाहिए, पहले आधे राज्यों से समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए उसको, और एक झंझट आ जाएगा। यद्यपि ऊपर कहा जा चुका है संसद विधि बनाकर, इसका मतलब ये संशोधन नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्ट कर देना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 4 के सबसेक्शन 2 में ये लिख दिया कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, ठीक है ना। ठीक, इसका मतलब 2 और 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 4 का जो कम्युलेटिव इफेक्ट आया वो ये कि संसद जैसा चाहे कर सकती है। तो क्या वो ये कर सकती है कि जो संविधान के आधारभूत स्तंभ हैं, सेकुलरिज्म आदि आदि, क्या इस विधि के माध्यम से
संसद उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती है, या संसद ये कह सकती है कि नए राज्य में ऐसी व्यवस्था रहेगी कि मुसलमान ही शासन करेंगे, हिंदू ही शासन करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? इस बात का उत्तर आया है, ठीक है, मल्ला पेरियार, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल का है या क्या है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके है, या वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो बेसिक है, क्योंकि नया राज्य किसका बनेगा? भारत का। भारत का जो मूल चरित्र है भारत के संविधान का, वो तो इस नए राज्य पे भी लागू होगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये जो ताकत दी कि जिन शर्तों पर चाहें, वो केवल इसीलिए दी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको संसद को फेस करना पड़ता है जिस समय वो नए राज्य का गठन करते हैं, तो उनके हाथ थोड़े खुले रहे हैं, इसके लिए ये, ठीक है, व्यवस्था बनाई गई है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये राज्य कैसे आए, ठीक है। अब राज्यों की शासन व्यवस्था पर हम लोग कल से बात करेंगे, देखेंगे।